हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आपको अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती है। और मैं राहुल टेगर मेरा नाम है। मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो अपन अभी देख ही रहे होंगे कि रेलवे के एग्जाम चल रहे थे। अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, एएलपी का एग्जाम हुआ है, एएलपी का मेंस आने वाला है अभी। एएलपी की तो हालांकि दोबारा से भी वैकेंसी आ गई है। तो अभी के एग्जामों में देख रहे होंगे कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अभी टेक्नीशियन की जो कट ऑफ गई थी वो 92% गई थी। अगर हम टेक्नीशियन की कट ऑफ देखें 92, पहले क्या होता था कि हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, चुनिंदा सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, हमारा सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन क्या है, अब ऐसा नहीं होता है। अब ना हमको हर सब्जेक्ट पे उतना ही फोकस करना है जितनी अपन स्कोरिंग सब्जेक्ट पे कर रहे हैं। तो करंट अफेयर को अपन को साथ लेके चलना है, क्योंकि करंट अफेयर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब जिसके साथ साथ अपन स्टेटिक जीके भी कवर हो जाता है, और बहुत सारी सब्जेक्ट इसके साथ साथ कवर हो जाती हैं। जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी है, सारे के क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपने करंट अफेयर में आ जाते हैं लगभग लगभग। तो इसको अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। तो चलते हैं आज की क्लास। और मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आज का पहला क्वेश्चन अपना ये रहा। पहले एक बात बताता हूँ आपको, मेरी ऑनलाइन पहली क्लास है ये, उड़ान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो थोड़ा सा हो सकती है कुछ गलतियां, स्टार्टिंग है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे के आने वाले 10-15 दिनों में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगी। हम वही कंटेंट कंटेंट आपके सामने लाएंगे जो एग्जामों में आता है। हमारी टीम बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करती है, देख लेना, आपको क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको 10 से 15 दिनों में ये चीज पता चल जाएगी धीरे 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 धीरे। तो बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित स्त्री सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? अगर अपन बात करें कि महिलाओं की सशक्तिकरण स्त्री सम्मेलन की, तो स्त्री सम्मेलन की बात करें तो ये कब है? तो स्त्री सम्मेलन का आयोजन हो रहा है 15 अप्रैल 2025 को। कब हो रहा है? 15 अप्रैल को। अच्छा, ये आयोजन किस किस के सहयोग से हो रहा है? इसकी आयोजन के सहयोग की बात करें तो ये HCSC के अध्यक्ष और पुलिस, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद जी के सहयोग से ये आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। किस किस के सहयोग से? HCSC के अध्यक्ष और हैदराबाद के पुलिस आयुक्त। कौन है हैदराबाद के पुलिस आयुक्त की अपन बात करें तो सीवी आनंद। कौन? सीवी आनंद। अगर अपन महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का ये आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, अपन इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े हुए सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा करना इनका उद्देश्य है। इनका लक्ष्य क्या है? एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां पर रणनीति और अनुभवों का आदान प्रदान हो सके। अपन इनके उद्देश्य की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े, सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है। अगर अपन इसके लक्ष्यों की बात करें, इसका लक्ष्य क्या है? ऐसा मंच प्रदान करना जहां रणनीतिक और अनुभवों का रणनीति और अनुभवों का आदान प्रदान हो सके। रणनीति और अनुभवों का आदान प्रदान हो सके। आदान प्रदान। तो बढ़ते अपन इसकी एक्सप्लेनेशन की। इसका उत्तर है अपना हैदराबाद। क्या है आंसर इसका? हैदराबाद। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा स्त्री
सेफ्टी ट्रेनिंग रिस्पेक्ट एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। स्त्री थी ना अपनी, अपनी नहीं सॉरी, स्त्री सम्मेलन का आयोजन। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? सेफ्टी ट्रेनिंग रिस्पेक्ट एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सिडनी में सामने आई लीजियनियर्स बीमारी किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होती है? अगर अपन बात करें लीजियनियर्स बीमारी की, तो ये कहाँ पे? सिडनी में। कहाँ से सामने आई है? सिडनी से। अगर कौन से बैक्टीरिया से होती है ये? किससे होती है? बैक्टीरिया से। अच्छा, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? लीजियनियर्स बीमारी के बैक्टीरिया का, तो लीजियनियर्स बैक्टीरिया की बीमारी का नाम है लीजियोनेला। क्या है? लीजियोनेला। लीजियनियर्स बीमारी अपनी लीजियोनेला बैक्टीरिया से होती है। अगर अपन बात करें कि इसके लक्षण क्या है इस बीमारी के, लक्षण, इसके लक्षण अपने खांसी, तेज बुखार, खांसी तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, और दस्त। ये सब इसके लक्षण हैं लीजियनियर्स के। अगर अपन लीजियनियर्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा किसमें फैलती है? ये दूषित जल के कारण ये बीमारी फैलती है। ये सबसे ज्यादा वृद्ध और धूम्रपान करने वाले लोगों के पास सबसे ज्यादा जाती है। वृद्ध और धूम्रपान। वृद्ध और धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए अधिक संवेदनशील है। लोगों के लिए अधिक संवेदनशील। ये बीमारी लगभग 10 से दिनों के बाद अपना असर दिखाना चालू कर देती है। कितने दिनों बाद? 10 दिन बाद। अगर हम वायरस से होने वाली बीमारियों की बात करें तो कौन कौन सी होती है वायरस से होने वाली बीमारी? अपना रेबीज, ट्रैकोमा हुआ, एड्स हुआ, ये सब बीमारी किससे होती है? वायरस से। अगर हम बात करें फफूंद फंगस से होने वाली बीमारियों की बात करें तो ये कौन सी बीमारी होती है? इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं। एक गंदा एक गंदा खाद। अच्छा, इसकी बात करें एक से, एक्जिमा, और गंदा से अपना गंजापन हो गया, दा से दाद हो गया, खाज खुजली, और दमा। ये सब बीमारी किससे होती है? फफूंद फंगस से। अगर हम बात करें प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की, तो इसकी एक ट्रिक बताता हूं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की। काम पे सोने गया। क्या? काम पर सोने गया, काम पर सोना पा गया, काम पर सोना पा गया। तो कहां से होता है अपना काला ज्वर? मां से मलेरिया, और सोना से सोने की बीमारी, और पा से अपना पायरिया।
ये सब बीमारियां क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। यह बीमारी लेजीओनेला नामक बैक्टीरिया के कारण होती है, जो आमतौर पर दूषित जलकणों के माध्यम से फैलती है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉक्टिलिका सिटलांस किस प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार है, जो हाल ही में केरल में देखी गई है? तो नॉक्टिलिका सिटलांस, अगर अपन नॉक्टिलिका सिटलांस की बात करें, नॉक्टिलिका सिटलांस अगर अपन इसकी बात करें तो किस परिवार की बीमारी है? सॉरी, ये समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है। क्या है? समुद्र में पाए जाने वाली एक प्रजाति है। क्या है? समुद्र में पाए जाने वाली एक प्रजाति, नॉक्टिलिका नॉक्टिलिका सिटलांस। अगर अपन इसके परिवार की बात करें, इसके वंश की बात करें, तो क्या है? इसके परिवार और वंश की बात करें तो क्या है इसके परिवार और वंश का नाम? इसके परिवार का नाम है नॉक्टिलुकेसी। क्या है? नॉक्टिलुकेसी। इसके वंश का नाम है अपना डाइनोफ्लेजेलिट। इसके वंश का क्या नाम है? डाइनोफ्लेजेलिट। अच्छा, ये किस प्रकार की घटना के लिए जिम्मेदार है? ये एक जैव द्युति प्रकार की घटना है, जो क्या है, रात को चमकती है, और रात को चमकती है नीली रोशनी छोड़ती है। कैसी रोशनी छोड़ती है? नीली, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसी घटना है ये? जैव द्युति घटना है। कहां पे देखी गई है? केरल के कोच्चि में। कहां पर? केरल के कोच्चि में। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। नॉक्टिलुका सिटलांस एक प्लवक है, जो हालचल पर नीली रोशनी उत्पन्न करता है। यह दृश्य हाल ही में कोच्चि, केरल में देखा गया है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पार्किंसंस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पार्किंसंस, कौन सा दिवस? विश्व पार्किंसंस। अपन विश्व पार्किंसंस दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ये एक प्रकार की डिसीज है, बीमारी, पार्किंसंस। अच्छा, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? चिंता, थकान हो गया, नींद ना आना, ये सब इसकी क्या है? लक्षण है। पार्किंसन की बीमारी है ना, ये अपने मस्तिष्क के ये अपने मस्तिष्क पार्किंसन जो बीमारी है, ये अपने मस्तिष्क के कौन से भाग पर प्रभावित करती है? ये बताइए, पार्किंसन बीमारी मस्तिष्क के कौन से भाग पर प्रभावित करती है? ये डोपामाइन के स्तर को कम करती है। क्या करती है? डोपामाइन के स्तर को कम करती है। मस्तिष्क के डोपामाइन स्तर को कम करती है। क्या करती है? मस्तिष्क के डोपामाइन स्तर को कम करती है। और ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर टारगेट करती है। कहां पर टारगेट करती है? नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम पर टारगेट करती है। तो ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। अगर अपन दिवस की बात कर ही रहे हैं, पार्किंसन दिवस की, तो अप्रैल में मनाए जाने वाले कुछ और दिवस की भी बात कर ही लेते हैं यहीं पर।
अच्छा बताइए, विश्व ऑरिटिज्म विश्व ऑरिटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व पुस्तकालय, कर्मचारी दिवस, महावीर जयंती, महावीर जयंती और विश्व होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या? विश्व होम्योपैथी दिवस। दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। अगर अपन बात करें राष्ट्रीय सिविल सेवा अधिकारी, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ये कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें विश्व पुस्तक, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अगर हम बात करें विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये सब दिवस अप्रैल में मनाए जाते हैं। तो हम बात करें विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की, तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है अपना 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। विश्व पुस्तकालय कर्मचारी दिवस मनाया जाता है अपना 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल को। अगर हम बात करें महावीर जयंती और विश्व होम्योपैथी दिवस की, तो ये 10 अप्रैल को मनाए जाते हैं। कब? 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है अपना 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है अपना 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है अपना 24 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। तो ये अप्रैल में होने वाले कुछ दिवस हैं जो याद करना है अपन को। इनमें से दिवस से एक क्वेश्चन आता ही हर एग्जाम में। तो ये सारे अप्रैल के दिवस हैं। बढ़ते हैं अपन इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। यह दिवस पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? पार्किंसन दिवस की जागरूकता फैलाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BM-04 मिसाइल जिसे विज्ञान वैभव 2025 में प्रदर्शित किया गया, किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? BM-04। अगर हम इसकी बात करें BM-04 की, BM-04 मिसाइल की बात करें हम, तो यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक। कैसी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, ये कितनी दूरी तक अपना लक्ष्य भेज सकती है मिसाइल? 1500 किलोमीटर तक की दूरी के अपना लक्ष्य भेज सकती है। कितना? 1500 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य। अगर हम इसके अनावरण की बात करें, कहाँ हुआ था?
BM-04 मिसाइल का अनावरण कहां पर हुआ था? तो ये हैदराबाद के विज्ञान वैभव, हैदराबाद के विज्ञान वैभव के 2025 रक्षा प्रदर्शनी में इसको प्रदर्शित किया गया। कब प्रदर्शित किया गया था? हैदराबाद के विज्ञान वैभव की 2025 रक्षा प्रदर्शनी में इसको प्रदर्शित किया गया। अच्छा, इसकी बात करें तो इसको किस मिसाइल इस संगठन ने बनाया इसको? तो इसको बनाया है अपने डीआरडीओ ने। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना की बात करें तो 1958। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली। अच्छा, डीआरडीओ के अपने प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वीएस अरुणाचलम। अगर अपन इसके वर्तमान टाइम के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर समीर कामत। डॉक्टर समीर कामत। डीआरडीओ क्या करता है? डीआरडीओ क्या करता है बताइए? डीआरडीओ का उद्देश्य क्या है? डीआरडीओ को ये डीआरडीओ का उद्देश्य क्या है? डीआरडीओ अपना जो मिसाइल होती है, जो भारत की रक्षा के लिए साधन और आधुनिक मिसाइलें तैयार करता है ताकि हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। ये उसका उद्देश्य। अगर अपन बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। अगर अपन बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? इसरो का हेडक्वार्टर अपना बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में। अच्छा, इसरो के वर्तमान टाइम पे अध्यक्ष कौन है और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? इसरो के प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वर्तमान टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के? डॉक्टर वी नारायण। वर्तमान टाइम पे कौन है? डॉक्टर वी नारायण। अगर हम बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का अगर अपन इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना होती है 1970 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। BM-04 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, जिसमें उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली और हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का समापन एक विशिष्ट आगंतुक दिवस के साथ कहां पर संपन्न हुआ है? अगर अपन बात करें अभ्यास टाइगर ट्रम्प की, तो ये किन दो देशों के बीच में होता है और ये अभ्यास कब से कब तक चल रहा है? कब से कब तक चला ये अभ्यास? टाइगर ट्रम्प। अगर टाइगर ट्रम्प की बात करें तो ये 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चलने वाला अभ्यास। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। ये किस किस देश के बीच में होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच चलने वाला अभ्यास है। इंडिया और अमेरिका। कौन सा? टाइगर ट्रम्प। कौन सा अभ्यास है? टाइगर ट्रम्प। अगर हम बात करें तो इंडिया और अमेरिका के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं?
तो वज्र प्रहार। अगर हम बात करें कि इंडिया और रूस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो इनके बीच में होता है इंद्र अभ्यास। कौन सा अभ्यास? इंद्र अभ्यास। अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास हो सकता है, कौन सा अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति अभ्यास। कौन सा? मित्र शक्ति। अगर हम बात करें इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वरुण, गरुण। वरुण अभ्यास है जो नौसेना, और गरुड़ अभ्यास कहां में होता है? वायुसेना। एक और अभ्यास होता है शक्ति। कौन सा? शक्ति। ये थल सेना के, थल सेना के बीच होने वाले अभ्यास है। ये कुछ अभ्यास है जो अपन को देखने हैं। पढ़ते हैं। तो ये कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संपन्न हुआ है। कौन सा? टाइगर ट्रंप अभ्यास। कहां पे संपन्न हुआ है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। टाइगर ट्रंप अभ्यास का समापन 11 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विशिष्ट आगंतुक दिवस के साथ हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो आज 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। अगर इनके जन्म के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891। किस स्थान पर इनका जन्म होता है? तो मध्य प्रदेश के महू में। कहां पे? मध्य प्रदेश के इनके महू में, महू, मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म होता है। अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो इनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न कब मिला इनको भारत रत्न? तो 1990 में इनको भारत रत्न मिला था मरणोपरांत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता, शिल्पकार और समाज सुधारक कहा जाता है। क्या? संविधान के निर्माता, शिल्पकार, समाज सुधारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्पकार, समाज सुधारक कहा जाता है। इनकी कानूनी डिग्री के बारे में बात करें तो इन्होंने कानूनी डिग्री कहां से प्राप्त की थी? तो कोलंबिया के विश्वविद्यालय से उन्होंने कानूनी डिग्री प्राप्त की थी, और उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की। कानूनी डिग्री कहां से की? कोलंबिया के विश्वविद्यालय से। कोलंबिया के विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री भी पास, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट। तो इसी विश्वविद्यालय से, कोलंबिया के विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को हर साल मनाई जाती है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 को ये इन्होंने जन्म लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का समाधान अब किसके अधिकार क्षेत्र में होगा? अगर हम वक्फ के बारे में बात करें तो ये मुद्दा बहुत बड़ा लंबा है। अगर इसके बारे में अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी।
तो अपन इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इस पूरे को क्वेश्चन को अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर हम बात करें विधेयक, एक सेकेंड, अगर अपन बात करें वक्फ संशोधन विधेयक की, तो विधेयक क्या होता है, विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर, ये बताइए पहले। विधेयक और अधिनियम, कोई भी विधेयक जब तक संसद के दोनों सदनों से पास नहीं हो जाता, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वो विधेयक विधेयक रहता है। जब मंजूरी मिल जाती है उसके बाद वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। कब अधिनियम बनता है, जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति जी भी इसमें मंजूरी दे देते हैं, तब वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो ये वक्फ संशोधन विधेयक, अगर इसकी बात करें तो लोकसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में 3 अप्रैल को पास हुआ। और हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कब पास हुआ, 4 अप्रैल को। अच्छा, लोकसभा में इसके पक्ष में कितने मतदान हुए और विपक्ष में कितना मतदान हुआ। इसके पक्ष के मतदान की बात करें तो 288 इसके पक्ष में थे और 232 इसके विपक्ष में मतदान थे। और हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के पक्ष में कितने और विपक्ष में कितने मतदान हुआ, पक्ष में हुआ 128, 128 और 95, 95। तो इतने वोट विपक्ष में डले, इतने पक्ष में डले। तो अगर हम बात करें राज्यसभा और लोकसभा से, लोकसभा में 3 अप्रैल को, राज्यसभा में 4 अप्रैल को अपना ये बिल पास हुआ। अगर राष्ट्रपति जी की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी मंजूरी 5 अप्रैल को दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी। कब दी, 5 अप्रैल को मंजूरी दी। अच्छा, ये कब से प्रभाव में आएगा ये विधेयक, तो ये 8 अप्रैल से प्रभाव में आएगा। कब से, कब से प्रभावी होगा, 8 अप्रैल 2025 से। 8 अप्रैल 2025 से ये विधेयक प्रभावी हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है इस विधेयक को लाने का, तो इसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसका उद्देश्य अपना पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार, शासन संरचनाओं में सुधार, और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना। पहले क्या होता था, वक्फ में कोई भी अपनी संपत्ति दान कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है। अगर वक्फ की संपत्ति पर अगर कोई भी विवाद होता है उस पर, तो उसकी कार्यवाही अब जिला कलेक्टर करेगा। कौन करेगा, जिला कलेक्टर अब वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा। वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। अगर कोई भी विवाद विवाद हो जाता है वक्फ की संपत्ति पर, तो उसका सर्वेक्षण जिला कलेक्टर करेगा। अगर हम बात करें कौन करेगा, जिला कलेक्टर। बढ़ते हैं अपन इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। विधेयक के अनुसार अब वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का समाधान जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में होगा, जिससे विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नए पंबन पुल का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है। अभी आपको हाल ही में पता ही होगा, पंबन पुल बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया। पहले तो इसके उद्घाटन की बात करें अपन, पंबन पुल के उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन हुआ है कब हुआ, इसका उद्घाटन 6 अप्रैल को।
कहाँ पर बना है ये पुल? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। कहाँ पे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये पुल बनाया गया है। अच्छा, इसका उद्घाटन क्या किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, इस पुल का निर्माण क्यों किया गया है? 110 साल पुराने पंबन पुल को 2022 में बंद कर दिया गया था। 110 साल पुराने पंबन पुल को 2022 में बंद कर दिया गया था, तो उसके स्थान पर नया पंबन पुल बनाया गया है। 110 साल पुराने पंबन पुल को 2022 में बंद कर दिया था। उसके स्थान पर नवनिर्मित पंबन पुल बनाया गया। पंबन पुल बनाया गया। अगर हम बात करें इस पुल के निर्माण की, तो इस पुल के लंबाई की बात करते हैं अपन। तो इस पुल की लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 2.08 किलोमीटर। कितनी है? 2.08 किलोमीटर। अगर हम इसकी लागत की बात करें, इस पुल की लागत कितनी है? लागत है इसकी लगभग 700 करोड़। कितनी? 700 करोड़। यह पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम को यह पुल तमिलनाडु के पम्बन द्वीप के रामेश्वरम को मंडपम शहर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तमिलनाडु के, एक सेकेंड, तमिलनाडु के पम्बन द्वीप के रामेश्वरम को मंडपम शहर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मंडपम शहर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मंडपम शहर को जोड़ता है। इसकी बात करें तो यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। कैसा है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल। रेलवे समुद्री पुल है जो कोई भी जहाज आने पर ना 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इस पुल को ऐसे डेवलप किया है जैसे कोई भी जहाज आता है तो इस पुल के नीचे से जा सकता है। ये पुल अपने आप 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। तो इसका किस संस्था ने इसका निर्माण किया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने। किसने किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। इस पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 700 करोड़ से अधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जीटीएस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया वो टेक्नोलॉजी में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया बताइए? ग्लोबल टेक्निकल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है और कब किया गया है? इसका आयोजन 10 से 12 अप्रैल को किया गया है। कब? 10 से 12 अप्रैल। अगर इसके आयोजन की बात करें हम, तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगर अपन इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है और इसका आयोजन किसने किया, तो इसका आयोजन अपने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया, कार्नेगी इंडिया ने इसका आयोजन किया है। किसने किया है? कार्नेगी इंडिया ने। अगर इसके अपन उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार, लचीलापन और नवाचार, लचीलापन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना। क्या है? नवाचार,
लचीला पर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना। वैश्विक व्यापार में, जो कि वैश्विक प्रौद्योगिकी नीति वार्तालापों को आकार देता है। क्या करता है? वार्तालापों को आकार देता है। नवाचार, लचीलापन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ध्यान केंद्रित कर वैश्विक प्रौद्योगिकी नीति वार्तालापों को आकार देता है। तो इसके अपन एक्सप्लेनेशन की ओर जाते हैं। जीटीएस 2025 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2025 तक हुआ। यह कार्यक्रम भारत के विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा मिलकर आयोजित किया जाता है। अगर हम विदेश मंत्रालय की बात करें तो विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर है। कोई भी करियर से गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी बैच के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी 8 मई से हमारे बैच प्रारंभ होने वाले हैं। तो अपने दोस्तों, भाई बहनों सबको ये क्लास शेयर करना, सभी तक ये क्लास पहुंचे। थैंक यू। जय श्री राम।